Hello everyone, welcome back to Kavis Academy. In this video, I will talk about BHU Entrance Exam MSc Zoology 2015 paper solution. Okay, now तो start करते हैं. ये again part second video है. इस part second के अंदर हम discuss करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 to 50. ओके मीन्स मैं यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगी. नाउ फर्स्ट टू 25 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है पार्ट फर्स्ट में, तो अगर आपने वो नहीं देखा है देन प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना. ओके अदरवाइज इसका जो लिंक है पार्ट फर्स्ट का वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी. नाउ साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं मेरे इस चैनल पे आपको 2019, 18 एंड 17 इनके भी पेपर सोल्यूशन अवेलेबल है, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना. तो स्टार्ट करते हैं. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. नाजा नाजा, गोरिल्ला गोरिल्ला, रीटा रीटा आर द साइंटिफिक नेम with the same generic and species name. Such pattern of nomenclature is known as. इस टाइप के nomenclature पैटर्न को क्या बोलते हैं. नाउ तो यहाँ पे जो आपका कल ही मीन्स जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट है ना, पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको एक वर्ड आया था दैट इज द टाउटोनियम. इसके अंदर क्या था कि आपका स्पीसीज नेम एंड जीनस नेम जब दोनों सेम हो, रेटिस एग्जांपल दिया था ना मैंने, तो जब दोनों सेम हो दैट टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर पैटर्न इज नॉन एज द टाउटोनियम. ओके सो ऑप्शन यहाँ पे ये दे रखा है नाजा नाजा गोरिल्ला गोरिल्ला मीन्स स्पीसीज नेम एंड द जीनस नेम दोनों सेम है, तो इस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं टाउटेनियम. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट. ओके नाउ सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है सिनोनिम्स. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि लाइक कोई पहले स्पीसीज इराइका हर्बेसिया, तो इसका मीन्स साइंटिस्ट था उन्होंने ये नाम दिया, फिर अलग न्यू साइंटिस्ट आया तो उन्होंने क्या किया इस नेम को रिजेक्ट कर दिया एंड उसका ही मीन्स दूसरा नाम रख दिया. ओके इस नेम को रिजेक्ट करके दूसरा नाम रख लेते, लाइक पहला इसका नाम ये था. ओके फिर इसका रिजेक्ट करके दूसरा नाम रख लिया कैंडिया. ओके तो मीन्स क्या हुआ इस कंडीशन में, स्पीसीज तो वो एक ही थी, जो था वो तो एक ही था बट इसका पहले नाम अलग था वो रिप्लेस करके दूसरा नाम रख दिया. सो दैट इज नॉन एज द सिनोनिम्स मीन्स इसी एक के दो नेम हो गए. ओके होते हैं ना इंग्लिश में भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, लाइक एक वर्ड के कितने नेम्स आप बना सकते हो, कितने मीन्स इसके मीन्स हो सकते हैं वर्ड्स, तो ये चीज़ यहाँ पे फॉलो होती है. बट यहाँ पे क्या होता है जो पहला नाम होता है वो रिजेक्टेड होकर फिर सेकंड नाम दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा जो नेम होते हैं स्पीसीज के वो यूनिवर्सल होते हैं, दो नेम से तो उसको जाने नहीं जाएंगे तो एक को रिप्लेस करना होगा. ओके तो यहाँ पे आपका सिनोनिम्स का मीन्स ये हो गया. नाउ थर्ड आपका क्या दे रखा है होमोनियम्स. इसका मीन क्या होता है, लाइक आप ऐसे समझो कि कोई एक स्पीसीज है. ओके इस स्पीसीज मत समझो कोई एक चीज़ है. ओके मीन्स कोई वर्ड है, लाइक कोई भी एक वर्ड है, वर्ड का समझो. ओके इस वर्ड का अगर कोई और कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे उसका मीन अलग होगा, किसी और मीन के लिए यूज़ होता है. एंड अगर हम इंडिया में जाएंगे तो इंडिया के अंदर उस वर्ड को किसी और नाम से जानते हैं. ओके मीन्स दोनों का जो फंक्शन है अलग अलग नेम से जाना जाता है बट नेम एक ही है, नेम उसका एक ही है बट उसका जो वर्क होता है, लाइक यहाँ पे इसका मीन कुछ और निकलता है, यहाँ पे इसका मीन कुछ और निकलता है. जब एक ही वर्ड के दो डिफरेंट मीन निकले दैट इज नॉन एज द होमोनियम्स. ओके नाउ सो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस हो गए. सो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होता है करेक्ट, नाजा नाजा गोरिल्ला गोरिल्ला इस टाइप के एग्जाम्पल ये आपका टाउटोनियम्स के अंदर आता है. नाउ यही चीज़ है कि आप एक चीज़ नोट करना कि एक ही टॉपिक को बार बार मीन्स रिपीट करके पूछा गया 2015 के अंदर है ना, तो वही चीज़ होती है कि जब भी तो बोलती हूँ मैं आपको कि कोई भी टॉपिक पढ़ो है ना, कोई भी क्वेश्चन आए उस टॉपिक से उस टॉपिक को अच्छे से देख लो, बिकॉज एक टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, मीन्स मिनिमम चांस ऐसे होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. मेंबर ऑफ स्पीसीज में हैव अ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म. कोई स्पीसीज इसकी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है ड्यू टू सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. ओके कलरेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस म्यूटेंट इन द पॉपुलेशन. किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे म्यूटेशंस हो गए पॉपुलेशन के अंदर. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंसेप्ट कंसिडर ईच मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म टू बी सेपरेट स्पीसीज. लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी है ना, उसी के साथ आपका ये क्लियर हो जाएगा. क्या दे रखा है लास्ट लाइन में कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंसेप्ट, मैंने आपको पहले ही जो सिलेबस वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है एंड जो लास्ट वाली वीडियो उसके अंदर मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रखे हैं, तो दोनों वीडियोस आप देख लेना. ओके
तो उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो स्पीसीज कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नाम दे रखे हैं आपको, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, टोपोलॉजिकल, एवोल्यूशनरी, इकोलॉजिकल, ये सारे स्पीसीज कंसेप्ट है। तो स्पीसीज कंसेप्ट को, टॉपिक को अच्छे से देख लेना। ओके नाउ, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्पीसीज कंसेप्ट के बारे में पूछा गया है। क्या है कंडीशन, देखो, ईच मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है टू सेपरेट द स्पीसीज, मीन्स मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे स्पीसीज को सेपरेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट जो मेरा पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर स्पीसीज को मॉर्फोलॉजिकल की बेसिस, लाइक एक काऊ है, एक डॉग है, मीन्स आपको पता है ये काऊ दिख रहा है, ये डॉग दिख रहा है, मीन्स इसके एक्सटर्नल अपीयरेंस की बेसिस पे आप किसी को कंसिडर करो कि ये स्पीसीज है ना, दैट टाइप ऑफ स्पीसीज कंसेप्ट इज नॉन एज द मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। ओके, एंड दैट इज आल्सो नॉन एज टोपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। तो उसका सेकंड नेम है मॉर्फोलॉजिकल का, सेकंड उसको टोपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है करेक्ट। कई कई बुक में टोपोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजी की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, मीन्स दोनों को अलग कंसिडर कर रखा है और कहीं कहीं सेम कर रखा है। तो अगर यहाँ पे टोपोलॉजिकल भी है एंड मॉर्फोलॉजिकल भी है, दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं, तब आप मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट पे क्लिक करना। ओके नाउ, क्वेश्चन नंबर 28, अ ग्रेजुअल geographic change in a character in a series of a continuous population is called known as, means gradual means धीरे धीरे, एकदम स्लोली। आपको पता है जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो एकदम स्लोली हो रहा है, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअल हुआ है ना, एकदम से स्पीड में थोड़ा ना हुआ। तो यहाँ पे जो मीन्स ग्रेजुअल चेंज इन ट्रेट, दैट इज द, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लिनल वेरिएशंस। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फोर्थ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, फ्लैश पैटर्न आर स्पेसिफिक इन मोस्ट जेनेरा ऑफ द फायरफ्लाइज। जो फ्लैश पैटर्न है वो अलग अलग स्पीसीज में एक स्पेसिफिक होता है। ओके नाउ, हैव बीन यूज बाय सिस्टमैटिक टू अनमार्क सिबलिंग स्पीसीज। इससे क्या, इसको यूज किस लिए किया, टू अनमार्क सिबलिंग स्पीसीज। ओके, तो पहली चीज ये आती है व्हाट इज मीन बाय सिबलिंग स्पीसीज। मैंने ये पार्ट फर्स्ट के अंदर ये समझा रखा है कि सिबलिंग स्पीसीज का मीन होता है, क्या होता है मीन, इसका मीन होता है कि सिबलिंग का मीन्स क्या होता है, एक जैसा दिखना, मीन्स ट्विंस। ओके, मीन्स दो स्पीसीज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सेम दिखती है बट आपस में रिप्रोडक्शंस नहीं कर पाती है, मीन्स रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। ओके, दैट टाइप ऑफ स्पीसीज कंसेप्ट स्पीसीज नॉन एज द सिबलिंग स्पीसीज। एंड इसका जस्ट ऑपोजिट होता है सब स्पीसीज। क्या होता है, सब स्पीसीज। इसके अंदर क्या होता है कि दो स्पीसीज मॉर्फोलॉजिकल क्या है, डिफरेंट है, दिखने में कैसी है, अलग अलग है, बट आपस में रिप्रोड्यूस कर सकती है। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइक एक अमेरिका का पर्सन है, एक इंडिया का पर्सन है ना। अमेरिका के लोगों को देखोगे अलग दिखता है एंड इंडिया के लोग को देखोगे तो अलग दिख रहा है, बट इन दोनों के बीच में इंटरब्रीडिंग हो सकती है ना, दैट एग्जाम्पल इज नॉन एज अ सब स्पीसीज। ओके नाउ, तो यहाँ पे पूछा गया है दिस ऑटोनॉमिक सिग्निफिकेंस कम अंडर, ये जो पर्टिकुलर ट्रेट है दैट इज अ बिहेवियरल कैरेक्टर। ओके, मीन्स यहाँ पे फ्लैश पैटर्न यहाँ पे अलग है, उसको क्या कर रहा है, दे हैव टू यूज अ सिस्टमैटिक टू अनमार्क सिबलिंग स्पीसीज। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ होता है आपका करेक्ट, बिहेवियरल कैरेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। टेम्पोरल आइसोलेशन रिफर, नाम के अंदर ही मीन छुपा है, क्या है टेम्पोरल, टेम्पोरल मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, तो टेम्पोरल आइसोलेशन मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग अलग करना। लाइक दो स्पीसीज, आप ऐसे समझो कि दो स्पीसीज है। ओके, अब दोनों एंड इसका फूड ये रहा। ओके, अब इसको भी ये खाना है, इसको भी ये खाना है। अब इस कंडीशन में अगर दोनों साथ साथ आएगी, दो डिफरेंट स्पीसीज दोनों साथ में खाना खाएगी ये, तो क्या करेगी, आपस में कंपटीशन करना स्टार्ट हो जाएगी। तो कंपटीशन से बचने के लिए ये दोनों स्पीसीज क्या करेगी, भाई तू सुबह खा ले एंड दूसरा बोलेगा तू शाम को खा ले, है ना। ऐसा हो सकता है कि एक बार एक आएगा, दूसरा दूसरी बार आ जाएगा, दूसरे टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्पोरल मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग आइसोलेशन। लाइक ये जो पर्सन है मीन्स एक आपने एग्जाम्पल सुना होगा, कोई रात को जगता है, कोई दिन को जगता है ना, तो वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, दैट इज अ टेम्पोरल। लाइक आपका आउल हुआ है ना, एक हॉक हुआ, तो जो आउल होता है आपको नाइट में जगेगा, है ना, हॉक हुआ आपका वो डे में होगा, तो वो अपना टाइम के अकॉर्डिंग अपना आइसोलेटेड होते हैं, दैट इज नॉन एज द आइसोलेशन थ्रू टाइम। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट। वही चीज़ है, दो अगर डिफरेंट स्पीसीज उनका रिसोर्सेज अगर सेम हो तो वो अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग
टाइम के अकॉर्डिंग ढाल देगी, है ना, ताकि दोनों आपस में फाइट ना करें. नाउ which one of the following four scientists draw attention to the four area of the inquiry: causation, development, evolution and the function of behavior? तो कौन सा साइंटिस्ट था? दैट इज द निको टिनबर्गन. ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट. Now, some population of monarch butterfly migrate from roosting colonies and dipose. Okay, लाइक कोई पॉपुलेशन थी मोनार्क की, मोनार्क बटरफ्लाई देखी होगी, वो कहीं और एरिया में गई एंड अपने नंबर्स को क्या हुआ, इंक्रीज कर दिया, बहुत सारे बढ़ा दिया. ओके, ये पहली कंडीशन. नाउ एंड फिर वो आ जाती है डाइपोज के अंदर. ओके, नाउ वाइल अदर पॉपुलेशन माइग्रेट बट टू नॉट कॉलोनाइज, मीन्स दूसरी पॉपुलेशन है, माइग्रेट तो करती है, मीन्स अपने वहाँ पे तो जाती है, कहीं और तो जाती है, बट अपने नंबर को इंक्रीज नहीं करती, मीन्स रिप्रोडक्शन नहीं करती है. इंटू अ डाइपोस, बट डाइपोस करती है वो. डाइपोस का मीन्स क्या होता है? प्यूपा स्टेज के अंदर होता है ना डाइपोस, मीन्स इनएक्टिव स्टेज. नाउ एंड स्टिल अदर मोनार्क पॉपुलेशन डू नॉट माइग्रेट. एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि मोनार्क बटरफ्लाई थी वो माइग्रेट नहीं हुई. ओके, नाउ तो ये तीन कंडीशन है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ट रिलेटेड टू द अल्टीमेट कॉजेशन? ओके, तो अल्टीमेट कॉजेशन में क्या होता है कि टू टाइप के कॉजेशन होते हैं. एक होता है आपका प्रॉक्सिमल कॉज. ओके, एक होता है आपका अल्टीमेट कॉज. प्रॉक्सिमल में क्वेश्चन ये आता है कि हाउ, कैसे हुआ. जब भी किसी क्वेश्चन में हाउ दे रखा होता है, हाउ कैसे हुआ, दैट इज द प्रॉक्सिमल कॉजेशन. एंड द वाई, क्यों हुआ, तो वो अल्टीमेट कॉजेशन में आ जाता है. तो यहाँ पे वाई का लिखा है, दैट इज द in the option number third. Why should there be migratory and non migratory form to be monarch? Okay, means यहाँ पे why का क्वेश्चन है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट. नाउ फिक्स एक्शन पैटर्न आर, तो ये अगेन एनिमल बिहेवियर का है. ओके, तो एनिमल बिहेवियर की जितनी भी एमसीक्यूज है, जितना हो सके अगर आपको एमसीक्यूज मिले, मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, बट आप क्या करना, कोई भी आपकी बुक को, उस बुक के पीछे मैक्सिमम चांस में ये होता है कि जो बुक्स होती हैं उनके पीछे हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से देख लो, अदरवाइज विकिपीडिया यूज़ कर लो, है ना. गूगल में लिखोगे एनिमल बिहेवियर एमसीक्यूज तो खूब सारी लिस्ट लग जाएगी आपके पास. ओके, तो वहाँ से आप चेक कर लेना. तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि आपका जो एनिमल बिहेवियर वाला टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो यहाँ पे जो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मैक्सिमम आपके एनिमल बिहेवियर से आएंगे. एक काम करना है, या तो अब यूट्यूब पे खूब सारे लेक्चर्स है, एनिमल बिहेवियर का पूरा शॉर्टकट में भी समझा रखा है, तो वो भी आप एक बार आप नज़र बार वीडियोज़ को निकाल देना. ओके, वैसे वीडियो का इतना टाइम नहीं है, बट एनिमल बिहेवियर आपने बीएससी में तो पढ़ी रखी होगी, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33, फिक्स एक्शन पैटर्न आर. फिक्स एक्शन पैटर्न, तो अगेन ये एनिमल बिहेवियर का क्वेश्चन है. एंड यहाँ पे मीन्स क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी एनिमल है या कुछ है ना, उनके अंदर क्या होता है, वो उसके अंदर कुछ सिग्नल ट्रिगर होता है एंड वो पर्टिकुलर काम करेगा. जब तक वो काम नहीं करेगा, जब तक वो रुकेगा नहीं, है ना. तो यहाँ पे वो जो उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो बिहेवियर है, वो लर्न नहीं होता है. वो कैसा होता है, उसका जो बिहेवियर है वो उसकी जीन के अंदर होता है ना, उसको बाहर से सिखाया नहीं जाता है. तो लर्न फ्रॉम कौन स्पीसीज मीन्स सेम स्पीसीज के थ्रू लर्न होता है, नहीं. ओके, लर्न फ्रॉम पेरेंट्स भी लर्न नहीं कराते, वो ऑटोमेटिकली आता है. सो ओनली इन एडल्ट जरूरी नहीं है ना, छोटी स्टेज में भी आ सकता है. नाउ थर्ड ऑप्शन में क्या, सो इवन बाय एनिमल रियर्ड इन अ आइसोलेशन, अगर वो अकेला भी रहे तो भी उसके अंदर वो लर्निंग बिहेवियर दिखेगा, यस दिखेगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या है, एंगोनिस्टिक बिहेवियर पैटर्न. ओके, नाउ तो यहाँ पे मीन्स वो इस पैटर्न को क्या बोलता है, लाइक फाइटिंग टाइप का एनिमल होता है ना. क्या करते हैं, जब दो सेम स्पीसीज आपस में फाइट करती है, या तो फूड के लिए फाइट करेगी, या रहने के लिए फाइट करेगी, है ना, या फिर किसी अपने मेट के लिए फाइट करेगी. तो इस कंडीशन मेटिंग पार्टनर के लिए ओके, तो इस कंडीशन में जब दो स्पीसीज आपस में फाइट करती है, इस टाइप की जो बिहेवियर होता है दैट इज नॉन एज द एंगोस्टिक बिहेवियर पैटर्न. ओके, तो यहाँ पे ग्रूमिंग ऑप्शन देखो ओड वन है, यहाँ पे नॉट पूछा गया है, नॉट आपका है ग्रूमिंग. ओके, ग्रूमिंग थोड़ा ना होगा, उसकी देखभाल थोड़ा ना करेगा,
सो ऑप्शन नंबर 4 होता है आपका करेक्ट. ओके. Now, an experiment was conducted by Dacher and his worker to study feeding mechanisms in blows fly. Okay, तो यहाँ पे साइंटिस्ट है, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इस फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. ओके, फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. व्हेन दे कट अ स्मॉल नर्व, ये इन्होंने क्या किया, एक स्मॉल नर्व को कट किया कनेक्टिंग टू द फोरगट एंड द ब्रेन. तो यहाँ पे फोरगट एंड ब्रेन, ब्रेन और फोरगट से जो नर्व कनेक्ट थी, ओके, तो उसको क्या कर लिया उन्होंने, काट के अलग कर लिया. नाउ दे बिकम परमानेंटली हंग्री. फिर वो उसको क्या होगा, परमानेंटली उसको भूख लगती रहेगी, है ना, क्योंकि माइंड को ये जो सिग्नल है परमानेंटली हंग्री हो गया. ओके, बिकम अ, तो यहाँ पे सिग्नल नहीं जा रहा है. नाउ दिस टेक्निक यूज वाज, तो कौन सी टेक्निक यूज की थी, है ना, दैट इज द ट्रांसएक्शन. ट्रांसएक्शन में मीन्स होता है कोई पोर्शन को कट करना. ओके, दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज नॉन एज अ ट्रांसएक्शंस. सो ऑप्शन नंबर 2 होता है आपका करेक्ट. नाउ रामसर कन्वेंशन एम एट, तो यहाँ पे जो आपका रामसर है, रामसर कन्वेंशन, इसके अंदर क्या था कि जो वेटलैंड है उसको कंजर्व करना है ना. तो ऑप्शन नंबर आपका होता है फर्स्ट करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 37, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड कौन सी है. तो ऑल ओवर चीज यहाँ पे सारी स्टेट बर्ड दे रखी है, कौन सी किसकी स्टेट बर्ड है आपको पता होना चाहिए. तो उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है दैट इज द क्रेन. सो ऑप्शन नंबर 2 होता है आपका करेक्ट. ओके. नाउ फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कोल. ओके, एशियन कोल. आपको पता है जो कोयल है वो स्टेट बर्ड ऑफ पांडिचेरी. ओके. एंड थर्ड आपका है, क्या दे रखा है, ग्रेट हॉर्नबिल. ये इसका जो ये स्टेट बर्ड है केरला एंड द अरुणाचल प्रदेश की. ओके. एंड हाउस स्पेरो ये आपकी स्टेट बर्ड है दिल्ली की. तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो कोयल है वो पांडिचेरी, एंड द हॉर्नबिल है केरला एंड द हिमाचल प्रदेश, एंड द स्पेरो है वो दिल्ली की. ओके. सो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका उत्तर प्रदेश की कौन सी है, क्रेन है. सो ऑप्शन नंबर 2 होता है करेक्ट. नाउ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया आर लोकेटेड इन, तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, है ना. तो 4 है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नेम पता होना चाहिए आपको, लाइक ईस्टर्न हिमालय. देखो क्वेश्चन के अंदर ईस्टर्न हिमालय का ये रहा. ओके. एंड द वेस्टर्न घाट का है ये रहा. ओके. ऐसे ही थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया. नाउ इंडो बर्मन रीजन तो दे नहीं रखा है, एंड द सदरलैंड ये भी सुंदरलाल है ना, इंक्लूड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो यहाँ पे भी दे नहीं रखा है. ओके. सो ऑप्शन नंबर आपका होता है थर्ड करेक्ट. नाउ जो हॉटस्पॉट होते हैं, हॉटस्पॉट के अंदर मैक्सिमम जो इंडेमिक स्पीसीज होती है उसको कंजर्व किया जाता है. ओके. नाउ कीस्टोन स्पीसीज किसको बोलते हैं, ऐसी स्पीसीज जो पूरी इकोसिस्टम को बैलेंस रखती है ना. मीन्स अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पूरा जो इकोसिस्टम है उसकी फूड चेन है इम्बैलेंस हो जाएगी. ओके. मीन्स दे एक्सर्ट इम्पैक्ट डिसप्रोपोर्शनेटेड टू अबंडेंस, है ना, अबंडेंस पे इम्पैक्ट डालेगी. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है करेक्ट. ये डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट, है ना, पॉल्यूटेंट से कोई लेना देना नहीं है. द पॉन ऑफ एग्जिस्टेंस, दे आर द डायरेक्ट ह्यूमन वैल्यू, तो ऐसा कुछ नहीं है. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है करेक्ट. नाउ हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर. जो एंडेमिज्म होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक, इसके अंदर क्या होता है कि जो एंडेमिज्म का मीन्स होता है इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्पीसीज बीइंग नेटिव इन अ सिंगल डिफाइन. ओके. मीन्स ऐसा एरिया जहाँ ऐसी मीन्स होता है एरिया जहाँ पे वो वहीं का ही है ना, वो स्पीसीज वहीं रहेगी, अदर स्टेट की नहीं होगी. ओके. मीन्स स्टेट ऑफ स्पीसीज दैट बीइंग अ नेटिव, एक ही जगह की होगी, लाइक उसका जियोग्राफिकल लोकेशन, एक ही उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन होगी, या फिर वही एक आइलैंड होगा, या फिर वही उसका नेशन होगा, या फिर वही एक कंट्री होगी. लाइक जब कोई एक चीज हो जाती है तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म किसके अंदर है, आइलैंड के अंदर है. ओके. सो ऑप्शन नंबर आइलैंड के अंदर जो स्पीसीज प्रेजेंट होती है वो हाई लेवल ऑफ एंडेमिक शो होती है. मीन्स जो स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है वो अलग अलग एरिया के अंदर आपको नहीं दिखेगी. आइलैंड के अंदर भी स्पेसिफिक टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट होती है, वो आपको अदर कंट्रीज के अंदर, अदर आइलैंड्स के अंदर दिखाई नहीं देगी. ओके. मीन्स वहाँ की क्या होगी, नेटिव होगी. सो ऑप्शन नंबर 2 होता है आपका करेक्ट. नाउ
the coordinated interaction in the construction of organ by one group of cell changing the behavior of the adjacent cell means यहाँ पे interactions हो रहा है. ओके यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कि ये कोई सेल है ना, समझ लो ये मैं हूँ. मैं क्या कर रही हूँ, आपको कोई सिग्नल दे रही हूँ, मैं आपको बोल के सिग्नल दे रही हूँ. मीन्स मैं क्या हो गई, मैं हो गई आपके इंड्यूसर. ओके मैं क्या हूँ, इंड्यूसर. एंड आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, आप मेरे सिग्नल को ले रहे हो, आप रेसिपिएंट हो गए. ओके एंड मैं जो सेंड कर रही हूँ मीन्स नॉलेज सेंड कर रही हूँ, तो नॉलेज सेंड कर रही हूँ वो हो गया आपका इंडक्शन, इंडक्टिव. ओके इंडक्टिव सिग्नल. सो यहाँ पे ये चीज़ बोल रखी है, द कोऑर्डिनेट इंट्रैक्शन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गन्स बाय वन ग्रुप ऑफ सेल चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द एडजेसेंट सेल. आप मेरे नॉलेज को ले रहे हो, ये मीन्स यहाँ पे ऐसा दे रखा है कि ये इसके ये जो सेल है एडजेसेंट सेल, इसकी चेंजेस के साथ चेंज हो रही है. तो क्या है, दैट इज नॉन एज द इंडक्शन. सो ऑप्शन नंबर, वो उसको इंड्यूस कर रहा है. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट. ओके ये जो है कंसेप्ट, ये आप क्या करना कि ये डेवलपमेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन है. इसके अंदर आपका जो लाइक सिग्नलिंग प्रोसेस है, ओके आगे भी आएगा. देखो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस, ये ऑटोनोमस, कंडीशनल, ये सब ये जो टॉपिक्स है ये आप अच्छे से देख लेना. ओके तो इस टॉपिक के अंदर आपको ये सारी चीज़ दिख जाएगी स्पेसिफिकेशन वाला टॉपिक में. तो स्पेसिफिकेशन वाला टॉपिक अच्छे से देख लेना. ओके नाउ ये हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. प्रोटीन सिक्रेटेड बाय सेल or group of cell that alter the behavior of a process of defensive of the adjacent cell. means ये एक सेल है. ओके इस पास वाली सेल को सिग्नल दे रही है. ये क्या बोल रहा है कि ये एक सेल है, यहाँ पे प्रोटीन सिक्रेट कर रही है. ओके ग्रुप ऑफ सेल दे अल्टर द बिहेवियर ऑफ द डिफेंसिव एजेंसेंट सेल, इसकी बिहेवियर को चेंज कर रही है. मीन्स मैंने आपको कुछ मीन्स होता है ना कि उसकी संगति में वो चेंज हो जाना. लाइक ये इसको सिग्नल सेंड कर रहा है, ये इसको रिसीव कर रहा है. तो यहाँ पे जब सिग्नल पास में हो, यहाँ पे क्या एडजेसेंट सेल है मीन्स दो सेल्स कैसी आपस में पास में हो. जब दो सेल्स पास में हो तो इस टाइप में जो वो सिग्नल सेंड करती है दैट इज नॉन एज अ पैराक्राइन सिग्नल. मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप उसको अच्छे से देख लेना, ऐसे समझ में नहीं आएगा. ओके इसकी आप CSR टॉपिक करके मेरा प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, वहाँ पे टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग का टॉपिक है. ओके उसके अंदर आपको ये सारा मिल जाएगा. ऑटोक्राइन, ऑटो मीन्स देखो कोई एक सेल है, ऐसे समझा देती हूँ, एक सेल है खुद को ही सिग्नल दे रही है. जब एक सेल खुद को ही सिग्नल दे रही है मीन्स उसके रिसेप्टर उसकी सरफेस पे हो, दैट टाइप नॉन एज द ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. एंड जो फैक्टर रिलीज कर रही है, जो सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज कर रही है, दैट इज द ऑटोक्राइन फैक्टर. ओके पैराक्राइन में क्या होता है, ये सेल है एंड ये सेल है, मीन्स ये सिग्नल दे रही है एंड ये सेल क्या ले रही है, इसका सिग्नल ले रही है. दोनों सेल का डिस्टेंस कितनी कम है, पास में है, दैट इज नॉन एज द पैराक्राइन सिग्नलिंग. ओके एंड जो सिग्नल सेंड कर रहा है दैट जो सिग्नलिंग फैक्टर है दैट इज नॉन एज अ पैराक्राइन फैक्टर. नाउ थर्ड इज द एंडोक्राइन. एंडोक्राइन आपको पता है कि ये हार्मोन है, ये हार्मोन सिग्नल भेज रहा है, कहीं और फंक्शन कर रहा है, तो यह ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो सिग्नल ट्रांसफर हुआ, दैट इज नॉन एज द एंडोक्राइन फैक्टर. मीन्स दो सेल से वो बहुत दूर है. ओके तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसकी सेपरेट वीडियो, बहुत बड़ा टॉपिक है ये. आप एक बार यहाँ पे जो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, CSI इंपॉर्टेंट टॉपिक करके वो होगा प्लेलिस्ट में, तो उसके अंदर ये आप वीडियो देख लेना. ओके सो ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 43. labile phase when a cell or tissue is placed in a neutral environment follow a particular path of differentiation term as. means कोई सेल है. ओके मीन्स कोई सेल है, उसको मैंने कहीं और, कोई सेल है प्लेस इन अ न्यूट्रल इन्वायरमेंट. ओके कहीं और पर्टिकुलर एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है लाइक आपके आई की सेल है. ओके यहाँ पे अगर मैंने किसी और किसी न्यूट्रल इन्वायरमेंट में मैंने इसको रख दिया तो वो एक पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन में जाएगी. मीन्स वो आपकी आई ही बनाएगी, कोई और चेंज में नहीं हुआ. जब उसने क्या कि अपना जो फैट है वो डिसाइड कर लिया है, दैट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन इज नॉन एज द ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन. ये टॉपिक भी थोड़ा बड़ा टाइप का है, तो ऐसे आपको नहीं आएगा थोड़ा समझ में, तो इसकी भी एक सेपरेट वीडियो होती है, ऑटो स्पेसिफिकेशन वाला टॉपिक है, वो आप एक बार अच्छे से देख लेना. ओके नाउ द एबिलिटी ऑफ सेल टू अचीव अ रेस्पेक्टिव फीट ऑफ डिफेंसिव बाय अ इंटरेक्शन विद द अदर सेल. मीन्स आप ऐसे समझो, इसका एग्जाम्पल ये आई सेल थी. ओके आई सेल थी, बहुत सारी आई सेल है, ये सब मिला के आई का फॉर्मेशन कर रही थी. इस आई सेल को यहाँ पे न्यूरॉन सेल है, क्या है, कौन सी सेल है, न्यूरॉन सेल है. इस आई सेल को मैंने इस आई सेल को काट के इस न्यूरॉन सेल में डाल दिया. न्यूरॉन सेल में डाल दिया
एनवायरनमेंट कैसा हो गया, न्यूरॉन वाला एनवायरनमेंट हो गया। तो इस कंडीशन में ये जो सेल है वो अपना फैट चेंज कर लेगी। मीन्स अब ये जो आई बना रही थी बट अब क्या बनाएगी, ये न्यूरॉन ही बनाएगी। ओके, मीन्स एनवायरनमेंट को देख के रंग बदल लेती है सेल, है ना, एनवायरनमेंट को देख के उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है। सो दैट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन इज नॉन एज द कंडीशनल। जैसी कंडीशन प्रोवाइड करी वैसा वो उसमें चेंज हो गई। ओके, ऑटोनॉमस में ऐसा नहीं होता है। ऑटोनॉमस में क्या होता है, अगर ये आई बनाई, ओके, ऑटोनॉमस का बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। अगर ये सेल आई बना रही है, अगर उसको मैंने न्यूरॉन के साथ डाल भी दिया तो अभी वो आई ही बनाएगी। दैट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन इज नॉन एज द ऑटोनॉमस। ओके, अगर ये आई सेल न्यूरॉन में डालने के बाद न्यूरॉन बना रही है तो दैट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन इज नॉन एज द कंडीशनल। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो यहाँ पे यही पूछा गया, देखो कि कोई सेल है फैट डिफरेंशिएट बाय इंटरेक्शन विद अदर सेल, तो वो अपना फैट क्या कर रही है, चेंज कर रही है अदर सेल के साथ। मीन्स ये आई बना रही थी बट न्यूरॉन के साथ मिली तो न्यूरॉन बनाने लग गई। मीन्स इसका फैट क्या था, इसका फैट था आई बनाने का, बट न्यूरॉन के साथ रहने लगी तो न्यूरॉन बना लिया। सो अपना फैट चेंज कर लिया इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉन स्पेसिफिकेशन इज नॉन एज द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 होता है करेक्ट। नाउ अ साइटोप्लाज्म दैट कंटेन अ मैनी न्यूक्लाई इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे कोई साइटोप्लाज्म है, ये भी स्पेसिफिकेशन वाला सिंसेनियम स्पेसिफिकेशन होता है। ओके, तो ये भी आपका स्पेसिफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ोगे उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर क्या बोल रहा है, साइटोप्लाज्म। ओके, ये है साइटोप्लाज्म, मान लो मैनी न्यूक्लियर, कंटेन मैनी न्यूक्लियर मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है बट सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है। आपको पता है कि कभी भी कोई न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो सेल भी साथ में डिवाइड करती है, बट इस कंडीशन में क्या होता है कि ओनली न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे मल्टीपल डिवाइड होते जा रहे हैं, बट इनकी जो सेल है ना, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है। ओके, दैट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन इज नॉन एज द सिंसेनियम स्पेसिफिकेशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है करेक्ट। Now, question number 46. Cortical granule reaction seen in sea urchin egg help in blocking polyspermy. This is a okay. तो यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है ना, सी अर्चिन का जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो टॉपिक आप अच्छे से देख लेना। उसके अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे लाइक ये जो सेल है ना, एग सेल है, तो यहाँ पे जैसे स्पर्म की एंट्री होती है ना, एक स्पर्म जब एंटर कर लेता है तो वो जाके फर्टिलाइज होगा न्यूक्लियस के साथ। तो बट हमें बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं, आपको पता है कि एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं। तो हमें अगर मिलियन ऑफ स्पर्म फ्यूज हो गए तो मिलियन ऑफ स्पर्म फ्यूज होते नहीं, आपको पता है एक ही स्पर्म एक बार में एंट्री करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसके अंदर जो कॉर्टिसोल्स है ना, कॉर्टिसोल ग्रेन्यूल रिएक्ट विद, तो ये क्या करेगा रिलीज होके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, एंड जो स्पर्म की जो एंट्री, बहुत सारे स्पर्म की एंट्री उसको इनहिबिट करेगा, एंड ये मैकेनिज्म स्लो होता है। सो स्लोवर मैकेनिकल ब्लॉक। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है करेक्ट। इसको भी आप एक बार प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से आप इसको देख लेना ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा ना। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के अंदर एंड सी अर्चिन के अंदर मीन्स नॉर्मल सिमिलर ही है, बट सी अर्चिन का थोड़ा सा जो नेम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बस बाकी मैक्सिमम सेम ही है। ओके, now the molecule which act as a releaser of calciums from intercellular compartment of activation of egg stabilize क्या लिखा है, मेटाबोलाइज इज। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये अगेन फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होती है लाइक एग सेल। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके अंदर ईआर प्रेजेंट होते हैं। ईआर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, टी ट्यूब्यूल्स के अंदर बहुत सारे कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3 है ना, IP3 आता है इसकी रिसेप्टर पे, एंड यहाँ पे कैल्शियम के चैनल पे बाइंड होता है और यहाँ से जितने भी कैल्शियम है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो कैल्शियम का लेवल को इंक्रीज करता है लाइक। तो कौन सा है इसमें क्या ले रखा है, मॉलिक्यूल विच एक्ट एज अ रिलीजर ऑफ कैल्शियम, यहाँ से कैल्शियम को रिलीज करना है। कौन सा मॉलिक्यूल है, दैट इज द इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है, इनडायरेक्ट वे में ही पूछ लिया जाता है। आप क्या करना है, एक काम करना, जो DAG साइकिल है ना, DAG साइकिल है, सेल सिग्नलिंग का एक पार्ट होता है DAG वाला, डाइएसाइल ग्लिसरॉल है ना, उसको आप अच्छे से देख लें, उसके अंदर आपका IP3 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ तो ये रहा इनोसिटोल IP3, ये रहा इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। ओके, ट्राइफॉस्फेट IP3। सो ऑप्शन नंबर 3 होता है आपका करेक्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जोना ग्लाइकोप्रोटीन 1 to 3 ऑफ माउस आर प्रेजेंट ऑन। तो यहाँ जोना ग्लाइकोप्रोटीन ये एग का है, जोना कहाँ प्रेजेंट है, एग के ऊपर होता है, तो एग सरफेस पे। ऑप्शन नंबर 4 होता है आपका करेक्ट। ओके, नाउ period to sperm entry the mature oocyte complete। अब देखो यहाँ पे आपका सपोज कर लो एग है, ओके, ये आपका फर्टिलाइजर। अगर स्पर्म एंट्री करता है ना, जैसे स्पर्म एंट्री करता है उससे पहले तो आपको पता है कि म्यूसिस फर्स्ट स्टेज हो चुकी होती है, एंड जैसे स्पर्म एंट्री करता है, एंटर करता है इसके अंदर, उसके बाद म्यूसिस सेकंड होती है। मीन्स स्पर्म एंटर करने के बाद म्यूसिस स्टेज आएगी, बट उससे पहले तो क्या होता है, म्यूसिस फर्स्ट होता है। तो यहाँ पे पहले पूछा गया है, सो म्यूसिस द फर्स्ट म्यूटेड डिवीजन एडेड वन पॉलर बॉडी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट। ओके, एंड म्यूसिस सेकंड कब होगा, जब इस नाउ इंट्रम क्या दे रखा है, इंटर्निंग ऑफ अ सेल सीट ओवर अ बेसल सरफेस ऑफ आउटर लेयर ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज टर्म एज। तो अगेन ये डेवलपमेंट क्वेश्चन है, और उसको भी मैंने आपको बता रखा है कि एवोल्यूशन, इंग्रेशन, डी एलिमिनेशन, एपिब्लोई है ना, इम्बॉली, एपिबॉली। तो ये जो टर्म्स है, इन टर्म्स को आप अच्छे से एक बार देख लेना। ओके, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द इन्वोल्यूशन। ओके, इन्वोल्यूशन ऑप्शन नंबर सेकंड होता है आपका करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। मीन्स पार्ट फर्स्ट में मैंने 25, इसके अंदर मैंने तो टोटल आपके कितने क्वेश्चंस हुए, पूरे 50। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कराएंगे। ओके, 2017 भी चल ही रहा है, वो भी साथ साथ आप देखते रहना, एंड जितना हो सके जितना हो सके लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, एंड साथ ही साथ DU के पेपर भी सॉल्व कर लो। एंड अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर देखना है तो टिप्स वाली वीडियो है, BHU टिप्स वाली लास्ट टिप, तो उसके अंदर देख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड टॉपिक्स आपको देखने हैं तो सिलेबस वाली वीडियो के अंदर देख लेना। ओके, सो अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मैं प्रोवाइड करवाती जाऊंगी। एंड अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, सो @काविस अकेडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल जो भी रिक्वायरमेंट है तो आप देख लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।